1947 से 1970 तक के इलेक्शन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं 1977 के इलेक्शंस में। क्या 1977 के इलेक्शन में धांधली हुई? जी बिल्कुल, 1977 के इलेक्शन में धांधली हुई। यूसुफ नज़र आए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने बताया किस तरह कुछ हलकों में पीपीपी के हक में धांधली हुई। लेकिन पीएनए ने, जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ ने एक मुहिम चलाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पीपीपी के ख़िलाफ़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। अब तो बहुत ज़्यादा उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि वो मिलिट्री बैक्ड था। 1970 के इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह रिलीजियस पार्टीज़ वाइप आउट हो गई थी। तो 1977 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काफ़ी मकबूलियत थी, ऐसा तो नहीं था कि ऑपोजिशन पार्टीज़ ने या पीएनए पार्टीज़ ने इलेक्शन जीत जाना था। उसको एक एक्सक्यूज़ बनाया गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिनको वापस पावर में आना था एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कुछ हलकों को जवाब बनाया गया एक पूरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, जो टैक्टिक 2013 में रिपीट करने की कोशिश की थी एस्टैब्लिशमेंट ने। अगेन प्लेबुक उनकी सेम ही है। पीएनए और पीपीपी की जो नेगोशिएशंस हो रही थी, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें से कई लोग अब आके एतराफ़ कर चुके हैं कि एक एग्रीमेंट हो गई थी। पीएनए की डिमांड्स मीट होने के बावजूद ज़िया-उल हक ने इंटरवीन किया और मार्शल लॉ लगा दिया। इसमें ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि पीएनए कह रही थी डेमोक्रेसी हो, इलेक्शंस हो, लेकिन ज़िया-उल हक का जब मार्शल लॉ आया तो वही लीडर जो डेमोक्रेसी की बातें कर रहे थे वो ज़िया-उल हक के कैबिनेट में जाके बैठ गए, पोजीशंस ली, उनका पॉलिटिकल फ्रंट बने। तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट सच अ बिग मूवमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। जब ज़िया-उल हक आ गए, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल भी गए हैं तो उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी, तो ज़िया-उल हक अंडरस्टूड यू नो दैट व्हाट इज़ सेड ऑफन इज द थॉट वाज कि एक ग्रेव है, एक कब्र है और दो आदमी हैं। तो ज़िया-उल हक को पता था कि अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं मरवाऊँगा, अगर ये ज़िंदा रह गए, अगर ये बाहर आ गए, तो अवाम इनके साथ हैं, इन्होंने मुझे मरवा देना है। तो मरवाना तो है ही उनको, वरना ज़िया-उल हक ज़िंदा नहीं रह सकते। somehow I feel like a similar situation has come in Pakistan. Again, history may not repeat itself, but it rhymes. For fundamental points, any party which does not adhere to it stands disqualified. सवाल ये उठता है कि ज़िया-उल हक जो अपने आप को पॉजिट कर रहे थे मर्द मोमिन, सादिक नमीन, एक अच्छा मुसलमान, उन्होंने तो बार बार आके अवाम से झूठ बोला। पहले उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, उसके बाद बार बार टीवी पर आके बोला कि मैं 90 दिन में मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, उसके बाद 10 साल रहे। तो क्या ये प्रूव नहीं करता कि वो सादिक नमीन नहीं रहते? एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल डालना, लॉ डालना ज़िया-उल हक का सिर्फ इस वजह से, जो सादिक नमीन वाला रूल है, कि वो जो पॉलिटिशियंस उनके ख़िलाफ़ हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकें। यही चीज़ हमने 2017 में देखी कि किस तरह ज़िया-उल हक का बनाया हुआ कानून, ज़िया-उल हक का कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ कानून इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। कि हमें झूठ पढ़ाया जाता है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स की बहुत ज़्यादा मकबूलियत रही है, किस तरह से बिल्कुल एक शैम रेफरेंडम्स होते हैं, वो तो आप सबको पता ही है। हिस्ट्री बुक्स में जो बताया जाता है, मिठाई बांटी गई, वो तो अगर हमने जब पीडीएम ने नो कॉन्फिडेंस मोशन से इमरान खान को हटाया था तो टीवी पे यही आ रहा था कि मुल्क भर में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो ये मिठाइयाँ किस तरह बांटी जाती हैं, होपफुली अब वो आपके लिए क्लियर हो गया है। जो तारीख आपको नहीं पढ़ाई जाती कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट, सबसे रिलेंटलेस रेजिस्टेंस मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थी, MRD थी, जो ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ 7 साल चली, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर सड़क पर आकर, रिपीटेडली आकर एक मुहिम चलाई ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़, जिसमें उन लोगों ने अरेस्ट देखे, जिसमें उन लोगों ने वायलेंस देखा। नदीम फारूक पराचा ने पॉडकास्ट पे आके ये भी बोला है कि उन पे बमबारी की गई। हमने असलम ख्वाजा के साथ एक डिटेल्ड पॉडकास्ट की है, असलम ख्वाजा की इसमें बुक भी है, जिसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्टेट रिप्रेशन हुई MRD मूवमेंट के ख़िलाफ़ और कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली MRD ने प्रोटेस्ट किया, बार बार सड़कों पर आए, जिसमें स्टूडेंट्स, लेफ़्ट के लोग नुमाया थे। जब एक लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता था, दूसरे आ जाते थे, बिकॉज इट वाज अ मूवमेंट फॉर अ कॉज। इसी तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो एक डिक्टेटर को, जो ऑल पावरफुल लगता है, उसको गिरा सकती हैं। डेमोक्रेसी एक इवेंट का नाम नहीं है। हमने दुनिया में कई ऐसे मुल्क देखे हैं जहाँ डिक्टेटर्स आते हैं, वो 20 साल 30 साल रहते हैं, 40 साल रहते हैं। पाकिस्तान शायद दुनिया भर के मुल्कों में से वाहिद एक मुल्क हो या चंद एक मुल्कों में से हो जिसने 3 मिलिट्री डिक्टेटर्स को, जिनकी ख्वाहिश तो यही थी कि वो ज़िंदगी भर रहेंगे, उनको हटाया है। अवाम सड़कों पे आई है, उनके ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद हुई है। डेमोक्रेसी इज़ अ प्रोसेस, राइट्स आर समथिंग दैट वी नीड टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड फाइट फॉर। एंड जो हम पाकिस्तानियों को ज़िंदा लाशें कहते हैं, अवाम को जाहिल कहते हैं,
वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती कि अयूब के ख़िलाफ़ कितनी आवाम निकली थी, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ कितनी आवाम निकली थी, कितनी आवाम ने निकल कर मुशर्रफ को पहले लॉयर्स मूवमेंट में, उसके बाद इमरजेंसी के ख़िलाफ़, उसके बाद जब प्रेसिडेंट से उनको हटाया। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये हमारे सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इनकी जिद्दोजहद की वजह से होता है। इलेक्शंस भी आवाम को तोहफे में नहीं मिलते। अभी जो हमारे हाल ही इलेक्शन हुए वो भी मुझे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और स्टेट तो नहीं चाहती थी कि ये इस तरह के भी इलेक्शंस हो। ज़ियाउल हक़ ने भी 1985 में बिल्कुल शैम इलेक्शन करवाए, जो कि इतने शैम इलेक्शन थे जिनको मैं इलेक्शन ही नहीं कंसिडर करता, जिनको दे आर नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग। ये जो आजकल हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी इलेक्टेबल्स की सियासत है, ज़ियाउल हक़ ने काफ़ी हद तक इन इलेक्टेबल्स को, अपने लॉयलिस्ट को इलेक्शन में लाना, उनको जिताना, ये ज़ियाउल हक़ ने सिलसिला शुरू किया पार्टीज़ का वोट बैंक हटाने के लिए। 1985 में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए, वो तो चाहते थे 1988 में भी नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन हो। इवन जो आजकल हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि MNAs को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं ताकि वो पैसे खर्च करके वोट ले सकें, ये भी सिलसिला ज़ियाउल हक़ ने शुरू किया। अगेन हम कम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सिर्फ आज की करप्शन, कल की करप्शन की बात करते हैं। ज़ियाउल हक़ के टाइम में जितनी करप्शन हुई, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, उनके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, डिटेल में देखना पड़ेगा, इतना नहीं बताया जाता, बट बहुत ज़्यादा करप्शन हुई। ज़ियाउल हक़ के ज़माने में करप्शन ट्रूली बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। पॉलिटिकल पार्टीज वर कॉन्शियसली करप्टेड। देखिए ये जो सिस्टम है ना कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को और ये जो MNAs MPO को फंड्स देने का, ये 1980 से पहले नहीं था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म कर दिया था, ये ज़ियाउल हक़ ने रिवाइव किया। 1988 के इलेक्शन हो सके क्योंकि 7 साल MRD मूवमेंट चली 1981 से 1988, क्योंकि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो ने आके ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ एक पूरी मूवमेंट चलाई। जिन लोगों को लगता है मिलिट्री डिक्टेटर्स बहुत मकबूल हैं, बहुत फेमस हैं, उनको चाहिए पिक्चर्स देखें। 1986 में जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई हैं, लाहौर की उस वक्त पॉपुलेशन कुछ 35 लाख थी और एस्टिमेट्स कहते हैं कि 30 लाख लोग सड़क पर थे बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए। 30 लाख लोगों के एस्टिमेट्स हैं। दैट is listed in one of the largest political rallies that has ever been held around the world. जो लोग वहाँ पर गए थे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आज लाहौर में कोई भी इंसान अपने घर में बैठा हुआ है। ये पावर थी पॉलिटिक्स की, ये पावर थी पॉलिटिशियंस की, ये सेंटिमेंट था आवाम का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़। 1988 के इलेक्शन में एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि ज़ियाउल हक़ ने जानबूझ के वो डेट रखी थी जिस डेट पे बेनज़ीर भुट्टो वाज ड्यू टू गिव बर्थ टू बिलावल, एंड PPP एंड बेनज़ीर न्यू कि ज़ियाउल हक़ ये करेंगे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में जो डेट है वो आगे पीछे कर दी थी कि ज़ियाउल हक़ तक गलत डेट पहुँचे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉमेडी शो। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे 1988 में, ज़ियाउल हक़ के इंतकाल के बाद भी जो ज़ियाउल हक़ की लेगेसी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बड़ी कोशिश की IJI इस्लामिक जमहूरी इनकलाब जो है पार्टीज़ को इकट्ठा करके अंडर नवाज शरीफ PPP को हराया जाए। ISI ने बहुत फंड किया IJI को, इलेक्शंस रिग किए, बट वो अवाम का जो मैंडेट है वो इतना ज़्यादा था कि वो सबवर्ट नहीं हो सका। एंड 1988 में जब इलेक्शंस हुए 10 साल की आमरीत के बाद, then Benazir Bhutto won, PPP won. Yeah, first Benazir government. I know, like, you know, now it'll sound incredibly idealistic to people, but you have to remember where we were then. Na? Absolutely. You know, we had just come out of, you know, over a decade. I mean, I'm a Zia boy, right? I grew up in those times, and suddenly, you know, it was as if like everything has suddenly changed, you know. It was as if the color of the sky had changed, you know. I mean, it was, I'm not going to, you know, I can't downplay what a seismic historic event that was, you know, Zia dying and then, you know, elections being held or जैसे भी, you know. कुछ लोग इस बात से नाराज़ होते हैं कि शहजाद जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ या सिविलियन गवर्नमेंट्स की तरफ बायस्ड हैं, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के ख़िलाफ़ उनका बायस है। क्यों ना हो मेरा बायस। खुर्रम हुसैन आए थे इस पॉडकास्ट पे, उन्होंने बोला कि बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट भी हो गई थी, उसके बावजूद प्रेसिडेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने उनको बुलाया और बोला कि हम नेशनल असेंबली का सेशन भी नहीं कॉल करेंगे जब तक आप IMF की डील रेटिफाई नहीं करते, F-16 की जो डील हुई है उसमें आप कुछ नहीं कह सकते।
इस सर्कमस्टांसेस में उनको पावर दी गई, पंजाब में उनको पावर दी नहीं गई, पंजाब में उनका अपना बंदा लगा दिया गया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पावर में आती हैं, 10 साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप रह चुकी है। ज़ियाउल हक की जो लेगेसी के सारे लोग हैं वो पावर में हैं। जनरल हमीद कुल जैसे लोग खुलकर आके कहते हैं कि जी हाँ, हु इज़ द हेड ऑफ ISI कि हम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिरा रहे थे। इन सर्कमस्टांसेस में वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और अक्टूबर 1989 में एक ISI बैक्ड IGI का नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आ जाता है। 10 साल की डिक्टेटरशिप के बाद एक 10 महीने की गवर्नमेंट आती है। किन बेसिस पे हम इन गवर्नमेंट्स को जज करें इनकी परफॉर्मेंस पे, जब ये इन सर्कमस्टांसेस में पावर में है? अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑपरेशन मिडनाइट जैकल सर्च करें कि किस तरह मिर्ज़ा असलम बेग के अंडर एक मिलिट्री प्लान था बेनज़ीर भुट्टो को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाना। आज जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर हम हिस्ट्री में जब जाते हैं कि 90s में जो गवर्नमेंट्स आई हैं पॉलिटिशियंस की, 1 साल 2 साल 3 साल, किन बेसिस पे हम इनको जज करें? इवन दो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो सर्वाइव कर जाती हैं, अगले साल उनकी गवर्नमेंट हटा दी जाती है, बट इस सर्कमस्टांसेस में एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना या पॉलिटिकल रिफॉर्म एक्सपेक्ट करना विल बी एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच। इवन जब बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड गवर्नमेंट आई है तो उसमें ईदी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि हमीद गुल और इमरान खान उनके पास आए थे, उनको ब्लैकमेल किया था कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम तीनों जो मिल जाएंगे तो हम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। तो अगर मिलिट्री रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह के प्लान्स कर रहे हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस टू सिट हियर एंड डिस्कस के 90s में पॉलिटिशियन ने किस तरह परफॉर्म किया, क्योंकि उनके पास स्पेस थी नहीं परफॉर्मेंस की। अगस्त 1990 में गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी करप्शन को जवाज़ बना के। अब होपफुली आप लोगों को जब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला हुआ है आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं अक्सर कहता हूं कि करप्शन हैज़ बिन अ फ्लिम्जी एक्सक्यूज टू डिसमिस सिविलियन गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। नजम सेठी ने यह भी बोला कि बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी स्वीडन से फर्म्स मंगवाना जो ऑडिट कर सकें, सबका ऑडिट हो कि भाई कहाँ करप्शन हो रही है, कौन कर रहा है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की अकाउंटेबिलिटी तो कभी हो भी नहीं सकती, और इस तरह की कोई बात करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। नन ऑफ दिस इज़ टू से कि जी PPP के दौर में या PMLN के दौर में करप्शन नहीं हुई। सिविलियन गवर्नमेंट्स के दौर में करप्शन होती है, जो करता है उसका जो भी पनिशमेंट होती है वो होना चाहिए। एक अनअकाउंटेबल इदारा नहीं फैसला कर सकता कि किसी ने करप्शन की है और 20 मिलियन 22 मिलियन 24 मिलियन लोगों की जो विल है, जो मैंडेट है, उसको रिवर्स नहीं कर सकता जस्ट बेस्ड ऑन देयर विम्स एंड देयर decisions and their perceptions of who is corrupt and who is not, of who is Sadiq and Amin and who is not. 1990 में जो इलेक्शन हुआ है उसका सच हमें 2012 में जाके पता चला, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने चीफ ऑफ एयरफोर्स असगर खान पिटिशन केस में बताया कि किस तरह मिर्ज़ा असलम बेग ने और लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ने जो हेड ऑफ ISI थे मिलकर 1990 के इलेक्शंस को रिग किया, PPP का मैंडेट चुराया, IGI को बैक किया, इलेक्टोरल फ्रॉड किया, इलेक्शन में फंड्स बांटे गए। अब आप ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि आप एक सिविलियन गवर्नमेंट को हटा देते हैं इस बेसिस पे वो करप्ट है, और फिर आप करप्शन करके अवाम के करोड़ों खर्च करके इलेक्टोरल फ्रॉड करते हैं। फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं इस बात पे यकीन करूं कि जी गवर्नमेंट्स करप्ट थी इसलिए उनको हटाया गया। कर सकता है कोई यकीन? गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट डिसमिस की थी और फिर इन्वेस्टिगेशन में बशीर मेमन ने बोला कि गुलाम इसाक खान ही आर्किटेक्ट थे स्कीम की जिसमें ये करप्शन का पैसा जो इस्टेब्लिशमेंट के बैक कैंडिडेट्स हैं उनमें बांटना है। 15 बैंक्स के थ्रू उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया आपके टैक्स का पैसा बांटा गया, और 1990 के जो इलेक्शंस हुए वो फिर अवाम के साथ एक मजाक था, एक शैम था। 1990 में फिर जब नवाज शरीफ आए तो 1993 में गुलाम इसाक खान ने उनको भी हटा दिया। ये तो शुक्र है 2008 के बाद 18th अमेंडमेंट आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में से 58(2) भी निकाला गया, जिसमें एक प्रेसिडेंट, एक अनइलेक्टेड इंसान, एक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बैठा हुआ अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकता कि मेरी जब मर्ज़ी होगी मैं आवाम के इलेक्टेड 22 मिलियन लोगों की जो विल है उसको सबवर्ट करके किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता हूँ। हमारी तो तारीख में ऐसे भी वाक़े रहे हैं कि जिस वक्त जनरल ज़िया ने जुनेजो की गवर्नमेंट एलिजिडली इस बात पे डिसमिस कर दी थी कि उन्होंने लिमिट लगा दी थी कि इतने सीसी से ऊपर गाड़ियाँ अब ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री नहीं मंगवा सकती। बस इतना ही काफ़ी था उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए, क्योंकि जो लाते हैं फिर वो निकालते भी हैं। मैं ये हिस्ट्री पे वीडियोस इसीलिए बनाता रहता हूँ क्योंकि हमें अपनी तारीख इतनी मस्क कर दी है कि जिस आदमी ने सिविलियन गवर्नमेंट्स, आवाम के मैंडेट को चोरी किया, करप्शन की,
आज ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान के नाम पे एक साइंस यूनिवर्सिटी है, और जो पाकिस्तान का वाहिद साइंसदान है जिसको दुनिया भर में बैनुल अक़वामी तौर पर इज़्ज़त दी गई है, सराहाया जाता है, उनका पाकिस्तान में आप नाम भी नहीं ले सकते। 1993 के डिसमिसल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इंटरवीन करके ये तो कह दिया कि ये डिसमिसल गलत था, नवाज शरीफ को रीइंस्टेट किया जाए, लेकिन फिर मिलिट्री ने इंटरवीन किया। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान आप दोनों फारिग हों और एक और इलेक्शन करवाया जाए। इस इलेक्शन के बाद बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं छोटी पार्टीज़ के साथ कोalition करके, लेकिन 1996 में फ़ारूक लगारी उनकी गवर्नमेंट फिर से डिसमिस कर देते हैं। 97 में जब इलेक्शंस होते हैं तो नवाज शरीफ एक 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि नवाज शरीफ 90s के इमरान खान थे, वो इसी वजह से कहता हूँ कि वो पैदा और पले बड़े तो एक इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में, लेकिन उन्होंने ओवर टाइम पॉलिटिक्स करके अपनी एक पर्सनल मकबूलियत बना ली थी। स्पेशली पंजाब में उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था, और 1997 के इलेक्शंस में तो कम्प्लीटली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान था। इसके बारे में अब बहुत इन्फॉर्मेशन आ चुकी है सामने कि पीपीपी को वाइप आउट करना है। तो जो मेन ऑपोजिशन है नवाज शरीफ की, जब उसके ख़िलाफ़ इतनी मेजर मुहिम चलाई गई, उनको वाइप आउट किया गया, तो उसके बाद ऑलमोस्ट नवाज शरीफ की कोई ऑपोजिशन थी ही नहीं 97 में। इस तरह इलेक्शंस हो रहे थे 90s में, तो इसीलिए अक्सर लोग जब अनप्रेसिडेंटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैं थोड़ा हंसता हूँ, और लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं कि क्यों आप तारीख़ की बात कर रहे हैं। देखें, कंपेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, कंपेयर करने से हम सीख भी सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों चीज़ें सेम हैं। अगर एक एनालॉजी हम ड्रॉ कर सकें, अगेन आई डोंट थिंक पीटीआई और पीपीपी का उस तरह से कंपैरिजन बनता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव कि अगर हम कहें कि ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये पीटीआई के ख़िलाफ़ चुराया गया, अगर इसको हम 1977 से कंपेयर करें, अब अगर इस इलेक्शन के बाद इमरान खान को फांसी हो जाती है, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में लगा दी जाती है, जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता है मिलिट्री डिक्टेटर अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए, उसके ख़िलाफ़ बुशरा बीबी, अगर आप इमेजिन करें 10 साल की एक तहरीक चलाएं, जो मूवमेंट में लोग मारे जाएं 10 साल तक, उन पे बॉम्ब गिराए जाएं, इमरान खान के जो एक बेटे हैं उनको पॉइज़न करके मार दिया जाए, इमरान खान की जो बेटी हैं वो पाकिस्तान वापस आएँ, वो 2 साल जेल जाएं, वो एक फ़ौजी आमिर के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाएं, उसके बाद वो इलेक्ट हों, उनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो, उसके बाद इमरान खान के दूसरे बेटे जब वापस आएँ उनको सड़क पे गोलियां मार के मार दिया जाए, उसके बाद इमरान खान की बेटी को एग्ज़ाइल कर दिया जाए, उसके बाद इमरान खान की बेटी जब वापस 7-8 साल बाद आए तो उसको असैसिनेट कर दिया जाए, फिर आप कह सकते हैं कि पीटीआई और पीपीपी अब एक सिमिलर लेवल पर हैं। अल्लाह ना करे इनमें से कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये 1977 से लेकर 2007 तक पीपीपी के साथ हुआ है। तो हम अगर पॉलिटिक्स को आज के ज़ुमरे में देखते हैं विदाउट हिस्टोरिकली कंटेक्चुअलाइजिंग व्हाट हैज़ हैपेंड टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ टू मेक देम सो कॉम्प्रोमाइज्ड, उसके बगैर नहीं कर सकते। ड्राइंग रूम में बैठकर चीज़ें कहना आसान है, हिस्टोरिकल कॉग्निसेंस अगर हम लें तो हमें समझ में आता है कि शायद इन पॉलिटिशियंस की इतनी ज़्यादा गलती नहीं है जितनी गलती उस इस्टेब्लिशमेंट की है जिसने पॉलिटिशियंस को बनने ही नहीं दिया। पीपीपी, पीटीआई, पीएमएलएन, ये तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं ना, लेकिन जो छोटे पॉलिटिशियंस हैं, जो छोटे एक्टिविस्ट हैं, जिनको शुरू के लेवल पर ही मार दिया गया या पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया गया, उनके तो हमें नाम भी नहीं याद। सो नाउ व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड विद द पॉलिटिकल क्लास दैट वी हैव, it's only this political class that is allowed to exist. So the problem is in the system itself, not these particular individuals. क्या बढ़िया था गुरु। पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल हिस्ट्री को अपनी ज़ात, इनकी ज़ात और ज़ाती प्रेफरेंसेस से बालातर रख के हमें देखना चाहिए। We need to understand them within their own कॉन्टेक्स्ट के उस वक्त क्या हुआ था। खैर, एक डेकेड ऑफ नॉनसेंस हो चुकी, 97 में इलेक्शन हो चुके। नवाज शरीफ को देखें, कितना मुझे लगता है कि नवाज शरीफ उस टाइम के इमरान खान थे, कि मैं इमरान खान बोल रहा हूँ, उनको आ गए पावर में। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि चलें न्यू स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, आवाम का मैंडेट आ चुका है, एक हैवी मैंडेट आ चुका है, अब ना प्रेसिडेंट के लिए आसान होगा उनको हटाना, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान होगा। अब एक कंसिस्टेंसी लाई जाए, अब एक पॉलिसी कंसिस्टेंटली चलाई जाए, मुल्क को सही तरफ लेकर जाया जाए। लेकिन फिर वही हुआ कि अवाम की मैंडेट को सबवर्ट कर दिया गया। विदिन 2 years मुशर्रफ आ गए, उन्होंने नवाज शरीफ को भगाकर मुल्क में फिर से मार्शल लॉ लगा दिया। जिस तरह ज़ियाउल हक को पता था कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल से बाहर आ गए तो उनकी खैर नहीं, तो उस तरह
मुशर्रफ को भी एक अच्छा आइडिया था कि अगर कारगिल पे कभी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनकी खैर नहीं, तो ही ऑल्सो न्यू दैट ही हैड टू इंटरवीन, ही हैड टू गेट द गवर्नमेंट आउट, ताकि कभी भी कारगिल पर सवाल नहीं उठाए जाएं। मुशर्रफ के दौर पे एक हमारी पूरी डिटेल वीडियो है, कई एलीट लोग हैं जिनको मुशर्रफ पसंद है कि वो उनकी तरह बात करता था या उनकी तरह दिखता था, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जी मुल्क में क्या हो रहा था या उनकी पॉलिसीज़ ने मुल्क में क्या किया। अगर कराची के बीच पर एक रेव पार्टी हो रही है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी बलूचिस्तान के ऊपर बमबारी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जो बच्चे हैं उनको गन्स दे के AK-47 दे के जिहाद की तरफ भेजा जा रहा है। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक शैम इलेक्शन करवाया, जिस तरह अयूब खान ने एब्डो का इस्तेमाल किया था, उस तरह मुशर्रफ ने पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 यूज़ किया कि जो उनके पसंद के पॉलिटिशियंस हैं सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकें। इस वक्त जो बेनज़ीर भुट्टो हैं और नवाज शरीफ हैं वो एग्ज़ाइल में थे। मुशर्रफ ने PMLN तोड़कर एक अपनी किंग्स पार्टी बनाई 2002 के इलेक्शन के लिए, PMLQ, जिसके जो लीडर हैं वो हमाद अज़हर के वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर थे। और इंटरेस्टिंगली पूरी मिलिट्री बैकिंग के साथ एक पार्टी बनाकर इलेक्शन से 3 महीने पहले एक पार्टी वजूद में आती है कि अब ये किंग्स पार्टी है, ये गवर्नमेंट में आएगी। उसके जिसको आप लीडर बनाते हैं वो इस तरह के आदमी हैं कि इस शैम इलेक्शन में, इस ऑर्केस्ट्रेटेड इलेक्शन में वो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते। यू नो दीज आर हिस्टोरिकल लेसन्स दैट पीपल नीड टू लर्न कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं मरती। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप जितने भी अपनी तरफ से पॉन्स को खड़ा कर दें, अवाम अक्लमंद है। इस तरह जो PTI के लोग थे जो अब इस्टेब्लिशमेंट के पॉन्स बनकर 2024 के इलेक्शन में खड़े हुए, अवाम ने बता दिया व्हाट दे एक्चुअली थिंक ऑफ दीज पीपल। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकिंग के बावजूद, इलेक्टोरल रिगिंग के बावजूद, एक शैम इलेक्शन के बावजूद, इवन 2002 का जो इलेक्शन है उसमें पॉपुलर वोट PPP जीत जाती है। लेकिन क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जिस तरह से बना हुआ है, PMLQ पावर में आ जाती है। अगेन हम आवाम को जितना बुरा भला कहते हैं ना, अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स को स्टडी करें, आवाम इज़ नॉट टू ब्लेम। तो 2002 में जनरल इलेक्शन नहीं हुए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन हुए। अगले जो इलेक्शन हैं 2008 से लेके 2024 तक, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दो बातें हैं जो अक्सर की जाती हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, तो उनको एड्रेस कर लिया जाए। एक तो यह है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई। जी बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो इस वजह से हुई कि आपके पास एड आ रही थी। अयूब खान ने डेवलपमेंट की क्योंकि एक तो अमेरिकन एड आ रही थी, दूसरा आप ईस्ट पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं उनको एज अ कॉलोनी यूज़ कर रहे थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हमारी सोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वो तो अपनी किताब में बड़ी खुशी खुशी ये भी लिखते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तानियों को अमेरिकन को बेचा, उससे जो डॉलर्स आए हैं उससे कराची में आपने डेवलपमेंट देखी। हम जब कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत अच्छा था, चलें फ़िलोसॉफिकली तो वो इसलिए लाया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो आवाम में मैंडेट है वो ख़त्म किया जाए थ्रू अ पैरेलल सिस्टम। लेकिन अगर तो निज़ाम अच्छा होता, अगर तो हम कहते हैं ना जी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वो डेवलपमेंट सिर्फ कराची के या लाहौर में बैठे बच्चे ने क्यों देखी, वो कोयटा में बैठे बच्चे ने डेवलपमेंट क्यों नहीं देखी, वो पेशावर में बैठे बच्चे ने डेवलपमेंट क्यों नहीं देखी। अगर तो हम वाकई कहें कि जी, एंड आई पर्सनली थिंक डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती लोकल रिप्रेजेंटेशन के बगैर। डेमोक्रेसी इन एक्शन इज़ इन योर स्ट्रीट, कि आपके UC लेवल पर आपका लोकल नुमाइंदा कौन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। ऑफन वी रिड्यूस डेमोक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट। आई थिंक डेमोक्रेसी इन एक्शन इज़ ऑन द स्ट्रीट्स। तो लोकल गवर्नमेंट एसेंशियल है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ हैं वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मुशर्रफ ने भी जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल निज़ाम लाए, वो सिर्फ अपने शहरों में जहाँ उनके अपने लोग थे, PMLQ उनकी अपनी जिनको फंडिंग आ रही है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, MQM उनकी अपनी जिनको फंडिंग आ रही है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन पे तो उन्होंने बॉम्ब मार दिए। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने ना एजुकेशन फ़ंड की, आपने तो जिहाद फैक्ट्रीज़ बना दी। तो क्या वो बच्चे डिज़र्व नहीं करते थे लोकल गवर्नमेंट्स, क्या वो बच्चे डिज़र्व नहीं करते थे डेवलपमेंट? तो उनके बच्चे मार कर अगर अंडरपास बनाए जा रहे हैं लाहौर में और कराची में, तो जी बिल्कुल लाहौर और कराची के लोग बड़े खुश हैं। लेकिन थोड़ा तारीख़ पढ़ें, थोड़ा तारीख़ समझें, और इट्स द प्राइस दैट वी पेड फॉर दैट। जो लोग उस टाइम ज़िंदा थे, जो लोग उस टाइम उन्होंने फेस किया कि मुशर्रफ की लेगेसी TTP बनी है लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद। फिर जो पाकिस्तान ने TTP के साथ जंग लड़ी है उसमें हमने जितनी जानें खोई हैं, जितना माली नुकसान हुआ है, जितना इकनॉमिक नुकसान हुआ है, ऑल दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मुशर्रफ्स पॉलिसीज़। तो जिन लोगों ने ये सोचा था
कि जी मुशर्रफ हमें पसंद है क्योंकि इंडस म्यूज़िक पे अच्छी म्यूज़िक वीडियोज़ आती थी। अब वो ज़रा तारीख़ पढ़ें और वो देखें कि इन अच्छे म्यूज़िक वीडियोज़ की हमने क्या प्राइस पे किए। मैं पर्सनली उस टाइम कराची में था एंड who had grown up on the same Kool-Aid that I now talk about and who had fallen prey to the same propaganda। मुझे भी लगता था यार मुशर्रफ कितना ज़बरदस्त आदमी है, इंडिया जाता है उनसे मुंह तोड़ के बात करता है। लेकिन साथ साथ मैं एक खौफ की फ़िज़ा में भी रहता था क्योंकि मैं कराची में रहता था। 10-15 रोज़ बोरी बंद लाशें आती थी। हर कोई जो कराची में बिज़नेस ऑपरेट कर रहा होता था उसको बुलेट्स दी जाती थी थ्रेटन करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। भत्ता वो लोग सब देते थे। इट वाज अ सिटी हेल्ड हॉस्टेज। समहाउ वी नेवर कनेक्टेड दैट टू मुशर्रफ। आज भी जब हम बात करते हैं कि ये अंडरपास मुशर्रफ के दौर में बना, हम ये नहीं डिस्कस करते कि जी बोरी में कितनी लाशें मुशर्रफ के दौर में मिली एंड समहाउ दैट जस्ट बिकम्स नॉट समथिंग दैट वी टॉक अबाउट, क्योंकि हमें सबसे कम कीमती पाकिस्तान में इंसान की जानें लगती हैं। 2007 में जब 12 मई को वायलेंस हुआ कराची में, लाशें गिराई गई, पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, ANP और PPP के पॉलिटिकल वर्कर्स मारे गए। इंस्टेड ऑफ हैविंग एम्पैथी व्हेन एक कराची में सिविल वॉर जैसी कैफियत है, जब लोग खौफ ज़दा हैं, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कैसे आएगी जब इस तरह की आपने कंडीशंस बनाई हुई हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ सेलिब्रेटेड दैट कि देख ली मेरी ताकत, इंस्टेड ऑफ एम्पैथाइजिंग विद द पीपल। तो ये इनको सेलिब्रेट करना या बोलना ये बेनोविलेंट डिक्टेटर्स थे या इनकी तारीफ़ें करना, आई थिंक अवाम को धोखे देने के मुतरादिफ है। एंड पर्सनली मैं जो इन नैरेटिव्स का इल्ज़ाम है वो लीड्स के ऊपर ही डालूँगा, क्योंकि जब 2008 में हमें मौका मिला वोट देने का, तो फिर अवाम की क्या राय थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में वो अवाम ने उनको बताई ही थी। लेकिन वो जो इलेक्शन है 2008 का और उसके बाद के जो 3 इलेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में।